जहाँ तक संजीव का सवाल है, डॉक्टर संजीव का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर संजीव ऑलमोस्ट 25 टाइम मुझे कॉल किए होंगे कि मुझे टिकट चाहिए आपकी पार्टी से, मैं लोकसभा का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। जब उनको लगा कि यहाँ दाल नहीं गल पा रही है, तो उन्होंने एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके माध्यम से, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके पुलिस के अधिकारी, किस तरह के पदाधिकारी, किस तरह के अधिकारी? वो पुलिस के पदाधिकारी हैं और बहुत बड़े रैंक पर। उनके माध्यम से उन्होंने मुझे फ़ोन कराया। खुद ठिठ्ठार्थी बन के घूम रहे थे, खुद याचक की भूमिका में थे और आज प्रयास कर रहे हैं प्रवचन करने का, आज अपने आप को रामभद्राचार्य बन रहे हैं। तो पहले अपने मर्यादा में रहना सीख लिया। चिराग पासवान जी को मदद करने के लिए उनकी आवश्यकता, उन जैसे कितने लोग घूम रहे हैं और वो आए थे आदरणीय चिराग पासवान जी के पास टिकट लेने के लिए, और वो चिराग जी को क्या मदद करेंगे? उन्होंने राजेश वर्मा जी को क्या टिकट दिलाने में मदद किया है? मैं आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो अगर इस बात का खंडन कर दें, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा हैं और यामिनी रंजन मिश्रा से कई सवाल होंगे लोजपा रामविलास को लेकर। और जाहिर तौर पर जिस तरह की भिड़ंत चल रही है एनडीए के विधायक और एनडीए के सांसद के बीच, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के एक सांसद राजेश वर्मा चर्चा में हैं, खगड़िया से सांसद हैं और उसी इलाके के प्रवक्ता से विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर संजीव। तो इस पर भी बातचीत होगी, आरोपों और प्रत्यारोपों पर भी बातचीत होगी। लेकिन एक सवाल, इंटरव्यू की शुरुआत इस सवाल से, झारखंड में तो एक सीट जीत गई लोजपा रामविलास, फिर झारखंड में इतनी तैयारी क्यों है? झारखंड में इतना वक्त क्यों दे रहे हैं? और झारखंड में अब क्या हासिल करना है? एक सीट तो आप जीत गए, चतरा की सीट, लेकिन फिर भी झारखंड में लगातार आप हैं, झारखंड से लौट भी रहे हैं, तो झारखंड में इतना, अब झारखंड में क्या है? पहले तो 4 PM के जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। जहां तक झारखंड का सवाल है, पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व को जिस तरीके से नौजवान साथी, युवा और छात्र उनके संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जिस पॉपुलैरिटी के आधार पर जो उनकी लोकप्रियता है, उससे नौजवान उनके साथ बहुत तेज़ी से पोलराइज हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने संगठन को और मजबूत करना चाहिए झारखंड में, जहाँ तक झारखंड का सवाल है, क्योंकि एक ऐसा भी समय रहा है कि वो अखंड बिहार का हिस्सा रहा है। तो वहाँ पे जितने भी बिहार से माइग्रेट करके जो लोग झारखंड गए हैं, वो आदरणीय चिराग पासवान जी के संकल्प के प्रति बहुत ही कृत संकल्पित हैं। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ भी अपने संगठन को मजबूत करना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगले सप्ताह में 6 दिन या 10 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा युवा का जो समूह है, जो छात्र का समूह है, वो रांची में ज्वाइन करने जा रहा है और चिराग पासवान जी के संकल्प के प्रति कृत संकल्पित होने जा रहा है। चलिए, चिराग पासवान की नज़र, आप लोगों की नज़र झारखंड पर है, वहाँ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अपना संगठन विस्तार कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव बिहार में है, वहाँ संपन्न हो चुका है, एक सीट आप वहाँ जीत गए हैं। लौटते हैं, आप जाहिर है आपको ये अंदेशा होगा कि सवाल क्या आने वाला है। डॉक्टर संजीव सत्ताधारी पार्टी के विधायक, जेडीयू के विधायक, और उनका गंभीर आरोप आपकी पार्टी के सांसद राजेश वर्मा पर 10 करोड़ में टिकट खरीदा, कमीशन खाता है, मेकअप करता है, अपने आप को तुर्रम खां समझता है, जो काम 10 लाख में 4 लाख में हो सकता है वो 10 लाख में कराता है, जो पैसा खर्च किया टिकट खरीदने में उसको वसूल करता है, गीदड़, चोर, चिरकुट, इन सारे शब्दों से अलंकृत किया आपकी पार्टी के सांसद को जेडीयू के विधायक ने। देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, राजनीति शुचिता का प्रमाण होना चाहिए, राजनीति मर्यादा का प्रमाण होना चाहिए। जिस तरीके के आरोप डॉक्टर संजीव और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। लोकतंत्र मर्यादा से चलता है।
जहाँ तक संजीव का सवाल है, डॉक्टर संजीव का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं राजनीति का साधक हूँ। मैं राजनीति में 365 दिन मैं धन बल से राजनीति में नहीं आया। मेरी विरासत में सियासत नहीं रही है। मैं अपने संघर्ष से और आदरणीय चिराग पासवान जी का मैं आजीवन ऋणी हूँ कि जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को उठा के और उन्होंने मुझे सियासत में लाया और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि डॉक्टर संजीव ऑलमोस्ट 25 टाइम मुझे कॉल किए होंगे कि मुझे टिकट चाहिए आपकी पार्टी से, मैं लोकसभा का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। जब उनको लगा कि यहाँ दाल नहीं गल पा रही है तो उन्होंने एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके माध्यम से, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके पुलिस के अधिकारी, किस तरह के पदाधिकारी, किस तरह के अधिकारी? वो पुलिस के पदाधिकारी हैं जी, और बहुत बड़े रैंक पर हैं जी। उनके माध्यम से उन्होंने मुझे फ़ोन कराया। जी। खुद ठिकठारती बन के घूम रहे थे, खुद याचक की भूमिका में थे, और आज प्रयास कर रहे हैं प्रवचन करने का, आज अपने आप को रामभद्राचार्य बन रहे हैं। तो पहले अपने मर्यादा में रहना सीखें। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट दिलवाया राजेश वर्मा को, चिराग पासवान ने मदद मांगी, राजेश वर्मा ने मदद मांगी, अपने घर पर उन्होंने परबत्ता में मीटिंग कराई और बहुत मदद की चुनाव में, और जब चुनाव जीत गया राजेश वर्मा तो अपने आप को तुरम खां समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ जी, लेकिन उस बात में तथ्य कितना है, उसमें प्रामाणिकता कितना है, ये मुद्दा बनता है। जहाँ तक हमारे नेताजी के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने मदद कर दिया, चिराग पासवान जी को मदद करने के लिए उनकी आवश्यकता उन जैसे कितने लोग घूम रहे हैं, और वो आए थे आदरणीय चिराग पासवान जी के पास टिकट लेने के लिए, और वो चिराग जी को क्या मदद करेंगे? उन्होंने राजेश वर्मा जी को क्या टिकट दिलाने में मदद किया है? मैं आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो अगर इस बात का खंडन कर दें, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल चेतना वाला व्यक्ति हूँ। मैंने राजनीति में आज तक चोरी, दलाली और कमीशन का काम नहीं किया है। मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। इसका खंडन वो नहीं कर पाएंगे कि पुलिस अधिकारी के द्वारा उन्होंने आपको फोन किया? मैंने जो आपसे कहा, अपनी बात से मैं, अपनी जबान से मैं पीछे नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरी जो जबान है ना, मेरा तेवर ही मेरा जेवर है, और मेरे पास कुछ है नहीं। शेरो शायरी खूब करते हैं। प्रयास करता हूं कि अपनी बात को बेहतर तरीके से रखूं, क्योंकि शब्द जो हैं वो कुदरत की तख्लीक का करिश्मा है। कुछ हो जाए फिर आगे सवाल करते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने नेता के बारे में सोचता हूँ, जो मैंने अपने नेता को एक आदर्श के रूप में समझा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने नेता के बारे में कि मुद्दत से दूर था मैं और मेरे नेता। एक ज़माने के बाद चिराग पासवान जी जैसे नेता से मिलना हुआ। तैरना तो तमाम सियासत के लोगों में है, लेकिन उनके मोहब्बत में, उनके आशीर्वाद में और उनके मार्गदर्शन में डूबना अच्छा लगा। देखिए, ये इंटरव्यू हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा वक्त हो चुका है, देर रात हो चुकी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं यामिनी जी, तो हम आपको अभी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू से क्या अपेक्षा होगी? जेडीयू के विधायक लगा रहे हैं, आप लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि भाई हम 5 पांडव हैं, हम एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल दिख का रहा है, एनडीए के ही विधायक, एनडीए के ही सांसद के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। देखिए, एनडीए किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। एनडीए के नेता 5 हैं, जो 5 पांडव की आप बात कर रहे हैं, वो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अब इन 5 लोगों का समन्वय जो है वो इंटेक्ट है, इसलिए एनडीए इंटेक्ट है। अब बात आती है किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विधायक की बात आती है। आज के डेट में जब आप सियासत की बात करेंगे और जब चुनाव का समय आता है ना, तो उस समय लोग अवसरवादिता की बात करते हैं, कुछ लोग अवसरवादी होते हैं। अब ये उनको लग रहा होगा कि वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्योंकि राजनीति भ्रम की और खेती श्रम की, तो ये भ्रम तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में बना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली बार भी आपने किसी चिरकुट, शायद उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया है कि चिरकुट को खड़ा कर दिया था। उनको ऐसा है ना कि उनको सबसे बड़े बलशाली वो हैं लोकतंत्र में, और दूसरे को वो चिरकुट कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट देने का स्कूल खोल के बैठे हैं क्या? नहीं, परबत्ता की तरफ बड़ा इशारा कर रहे हैं आप, संकेत दे रहे हैं। परबत्ता का टिकट कटवा रहे हैं आप, डॉक्टर संजीव का टिकट कटवा रहे हैं। हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। हम लोग किसी का ना टिकट कटवाते हैं ना टिकट देते हैं, क्योंकि हम लोग एक
कार्यकर्ता हैं, एक पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम लोग किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, देना तो एनडीए के शीर्ष नेता देते हैं, हम लोग टिकट किसी को कैसे दे सकते हैं। हाँ, एक ईमानदार पार्टी के वर्कर होने के नाते और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते जो व्यक्ति बेहतर करता है उसको हम लोग रिकमेंड करने की क्षमता रखते हैं और वो हम करते हैं। इन दिनों किसी भी पार्टी के किसी ऐसे नेता से इंटरव्यू करें, बातचीत करें जिसके बयान को आधिकारिक बयान माना जाए, जैसे कि आपके बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा, उनसे ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है एनडीए में, कितनी सीटों पर तैयारी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, 25-30 सीटें मिल रही थी 2025 के 20 के विधानसभा चुनाव में, तो आपने एनडीए छोड़ दिया था। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जी हम लोग एनडीए के एक ईमानदार सहयोगी हैं। जी एनडीए जो है वो बहुत अनुशासन के साथ एनडीए इंटेक्ट है। जहाँ तक सीटों का सवाल है, हमारे एनडीए के 5 शीर्ष नेता बैठेंगे, सीटों के बंटवारे के साथ वो समन्वय करेंगे, ये उनका क्षेत्राधिकार है। कितनी सीटें मिलेंगी, क्या सीटों की स्थिति होगी, ये हमारे नेता तय करेंगे। तो 25-30 से कम या ज़्यादा ये बता पाने की स्थिति में नहीं। ये आप 25 और 30 कहेंगे, मैं पार्टी का एक वर्कर और पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते तो मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। 40-50 की खबरें हैं कि आंकड़ा 40-50 मांग रहे हैं। आंकड़ा आप दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये अपेक्षा रखूंगा कि हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन वो कितना ज़्यादा और कितना कम होगा ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे। नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक है ना, दोस्ती चलेगी आगे भी? नाराज कर देते हैं आप नीतीश कुमार को, चूड़ा दही भोज में बुलाते हैं, चिराग पासवान गायब हो जाते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी हाल ही में कह देते हैं कि भाई, उनसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो कहते हैं जिसके पास नंबर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो नीतीश कुमार को नाराज करने वाली बात हो गई। नहीं, देखिए, आप ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आई, खूबसूरती देखने वाले की नज़र में है। आप किस बात को किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। हमारे अगर पार्टी के प्रवक्ता वाजपेयी साहब ने अगर कहा है तो लोकतंत्र में तो नंबर का ही गेम है, जिसका ज़्यादा नंबर होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उनको 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर ऐसी स्थिति आई कि बहुमत मिले एनडीए को, तब जब उनके नेतृत्व में हो गया, उनका नेतृत्व अगर हो गया तो डिसाइडिंग फैक्टर तो वही होगा। तो फिर नंबर की बात करके आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना, कि नंबर जिसके पास होगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी रही, तब तो आप सिंधे बना देंगे उनको। मैं आपको क्या कहा कि लोकतंत्र में क्या होता है जी। ये होता है। यहाँ के परिप्रेक्ष्य की बात जब ये पहले प्री डिसाइडेड हो गया कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर यहाँ नंबर की बात कहाँ आती है? नंबर की बात नहीं है कहाँ, जब ये प्री डिसाइडेड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 में। बेशक 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 आपसे सवाल हो और चाचा पशुपति पारस से जुड़ा हुआ सवाल न हो। हाँ। अपनी तैयारी वो कर रहे हैं और जाहिर तौर पर आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का आधिकारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया है। पशुपति पारस को फैक्टर मानते हैं, चुनौती मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप तो उनकी चर्चा भी करते हैं, मैं सियासत में उनको तो आप बोले तो वो मुझे याद भी आ गए, मुझे तो याद भी नहीं है सियासत में हैं क्या? अभी सियासत में भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पार्टी है उनकी। देखिए, पूर्व जब हो गए, पूर्व क्यों हो गए? क्योंकि उनके कुछ लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कृत्य ऐसे रहे होंगे कि वो पूर्व हो गए। वर्तमान परिस्थिति में एक बात और मैं आपको और अपडेट कर देता हूं कि दिल्ली का चुनाव था, उस चुनाव में नोटा से भी कम वोट उनको आए हैं, 532 वोट आए हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता निर्णय करती है कि आप कुर्सी पर बैठेंगे कि आप ज़मीन पर बैठेंगे। 532 वोट लाके उनको कोप भाजन में जाना चाहिए और कोप भजन में रहना चाहिए। और जो छोटा मोटा अगर अपना व्यवसाय, अब तो खगड़िया में होटल खोल लिए हैं, तो होटल बढ़िया से कैसे चलेगा इसका बैठ के वो व्हेन, व्हाट, हाउ एंड बाय हुम ये कर लें। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कई बार कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में, बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। आपकी पार्टी के लोग कुछ इंटरव्यू में भी कहते हैं। चिराग पासवान ने भी कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे और बिहार की राजनीति करने के लिए वो पॉलिटिक्स में आए हैं, बिहार के लिए वो राजनीति में आए हैं।
इसको आप, क्योंकि अब वो बहुत शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, अगर नीतीश कुमार राजनीति से अलग होते हैं तो क्या उनके बेटे निशांत मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे? इन चेहरों पर चर्चा होने लगी है, ये बहुत शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते और चिराग पासवान जी का एक ईमानदार सिपाही होने के नाते मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा रहेगी कि मेरे नेता जो हैं हमेशा उच्चस्थ स्थान पर रहें। यह हमेशा मेरी आंतरिक इच्छा है, मैं कुछ रहूं या ना रहूं। जो आपका सवाल है कि वो क्या बनेंगे, आपका सवाल पदार्थ है और मेरा जो उत्तर है वो यथार्थ है। मैं तो उससे भी ऊपर सोच रहा हूँ। लेकिन आप जब किसी भी व्यवस्था में काम करते हैं, किसी आप सहयोगियों के साथ काम करते हैं, तो सबके समन्वय के साथ कोई निर्णय होता है। और जो हमारे नेता की एक सबसे अच्छी आदत क्या है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ही उनकी पूंजी है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। जब हम लोगों ने प्री डिसाइड कर लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर बात खत्म हो जाती है। हम अपने नेता के, मैं मुख्यमंत्री जी के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, नीतीश कुमार की सेहत, उनकी तबीयत और फिर उनके राजनीति से रिटायरमेंट की चर्चा। तो मैं नीतीश कुमार के बाद की बात कर रहा हूं। चिराग पासवान को सीएम मटेरियल आप मानते हैं, सम्राट चौधरी को सीएम मटेरियल मानते हैं, क्या महत्वाकांक्षा है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति जो है वो अगर और मगर से नहीं चलती है। बीत गया सो भूत रहा, चल रहा वर्तमान, आगे जो समय आएगा वही भविष्यत काल। वर्तमान ये कहता है कि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए बहुत मजबूती से लड़ेगी और 2020 के पार रहेंगे हम लोग। कई लोग सवाल उठाते हैं कि आप तो नीतीश कुमार को जेल भेज रहे थे, अब गुलदस्ता लेकर चले जाते हैं उनके घर। देखिए, जब आप कहीं पॉलिटिक्स में रहेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्रैशेस कभी हो सकते हैं। तो मतभेद होना अलग बात है, मनभेद नहीं था। मेरे नेता के संस्कारों को आपने देखा है, लाख पॉलिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्रैश था, इसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं मिलते थे वो पैर छू के प्रणाम करते थे। तो हम लोग अपने संस्कारों को पहले रखते हैं। विचारों का आदान प्रदान या विचारों का मतभेद तो हो ही सकता है। चलिए, हमारे साथ यामिनी रंजन मिश्रा थे, छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पार्टी के मुखिया चिराग पासवान, उस पार्टी के एक सांसद राजेश वर्मा बहुत चर्चा में हैं। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में इनकी खूब चर्चा हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।